उसको ओवरराइड करके जो है अ, एक वेबिनार में दे रहा हूँ, राइट। ओके। सो बेसिकली इस वेबिनार में हम जो चीज़ देखेंगे वो है कैरेक्टर लेवल लैंग्वेज मॉडलिंग। सो कैरेक्टर लेवल लैंग्वेज मॉडलिंग का मतलब ये है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जिन लोगों को आइडिया है या जिन्होंने नाम सुना है, शायद उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया हो कैरेक्टर लेवल लैंग्वेज मॉडलिंग का। तो कैरेक्टर्स आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर क्या होते हैं, राइट? क्या होते हैं कैरेक्टर्स? ये हमारे अल्फ़ाबेट से बी सी यस। ये चीज़ें स्पेस भी वन। या कैरेक्टर्स यही होते हैं, अल्फाबेट्स, राइट? ए बी सी डी ई एफ और स्पेस। तो कैरेक्टर लेवल लैंग्वेज मॉडलिंग का मतलब यह है कि कैरेक्टर्स के ऊपर आप जो है उनकी मॉडलिंग करें। यानी कि आपको फॉर एग्जांपल एक नाम दिया हुआ है, लेट्स से, ओके। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक नाम आपको दिया हुआ है, आसिफ, राइट? करेक्टर लेवल लैंग्वेज मॉडलिंग का मतलब यह है कि आप सबसे पहले ए आपको दिया जाए, आपका मॉडल ऐसा हो कि वो आगे इसका अगला लफ्ज़ प्रेडिक्ट करे बी, राइट? अगर आपको बी दिया जाए तो वो इससे आगे अगला लफ्ज़ प्रेडिक्ट करे आई, राइट? सॉरी, इससे आगे वो लफ्ज़ प्रेडिक्ट करे जेड, इससे आगे आई प्रेडिक्ट करे, इससे आगे वो बी प्रेडिक्ट करे, राइट? सो दिस इज नॉन एज करेक्टर लेवल लैंग्वेज मॉडलिंग। क्योंकि आप अपने मॉडल को एक करेक्टर दे रहे हैं और वो उसकी बेसिस पे अगला लफ्ज़ प्रिडिक्ट कर रहा है, इस वजह से इसे करेक्टर लेवल लैंग्वेज मॉडलिंग कहते हैं। और इस मॉडलिंग के अंदर सबसे सिंपलेस्ट जो मॉडल है उसे कहते हैं बाईग्राम, राइट? बाईग्राम का मतलब ये है कि आपको एक करेक्टर दिया हुआ है और आप उससे नेक्स्ट करेक्टर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि आप जो अपना डाटा सेट बनाते हैं उसके अंदर दो दो कैरेक्टर्स होते हैं और उससे आप बनाते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे में हो जाए, लेकिन अगर ना भी हुआ तो मेरे पास एक ऑलरेडी नोटबुक बनी है तो वो मैं शेयर कर दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएगा तो आप उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे, राइट? तो लेट्स सी, तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो ये है कि नेम्स की हमें एक लिस्ट दी गई होगी, तो उसकी बेसिस के ऊपर हमने जो है प्रेडिक्ट करना है कि एक और नया नेम बनाना है, राइट? तो ये मेरे पास एक डाटा सेट है। ये देखें, इसके अंदर तकरीबन 32,000 नेम है, 32,000 नेम है। तो इसको सबसे पहले हम इस डाटा सेट को यूज़ करते हैं। आ, सबसे बेहतरीन तरीका कोलैब से अगर कोई भी रॉ आपके पास फाइल है उसको डाउनलोड करने का ये है कि डब्ल्यू गेट यूज़ करें और उसे डाउनलोड कर लें। तो ये देखें, ये फाइल अब डाउनलोड हो गई है। आप इसे अपने में देखेंगे कोलैब में तो ये आपके पास इधर आ गई है, राइट? अब इस फाइल को रीड करना है तो आप क्या करेंगे, मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ नेम्स का, और ओपन, फाइल का नेम दे दिया। अच्छा, अभी हम करंट किस डायरेक्टरी के अंदर हैं ये देख लेते हैं ताकि हमें चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। सो करंटली हम इस डायरेक्टरी के अंदर हैं और इस डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट क्या है हमारे पास, नेम्स डॉट टी एक्स टी और सैम्पल डाटा है, तो हम डायरेक्टली इसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन के साथ जो आप कमांड लिखते हैं ना इसके अंदर गूगल कोलैब में, ये बेसिकली शेल कमांड होती है। यानी कि आप वो कमांड एग्जैक्ट शेल के अंदर जो कमांड लिख सकते हैं वो आप इधर भी लिख सकते हैं, राइट? तो लेट्स गो। ओके, सो नेम डॉट टी एक्स टी है तो इस तरह आपने रीडिंग मोड भी बताना है, रीड लाइंस, आई थिंक रीड और स्प्लिट लाइंस। तो लेट्स सी, देखते हैं ये रीड हुआ है या नहीं। ओके। तो बेसिकली अभी तक मैंने क्या किया है कि मैंने एक फाइल डाउनलोड की है जिसके अंदर 32,000 नेम्स हैं। लेट्स सी, 32,000 और 33 नेम्स हैं। ये मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की है और आप देख सकते हैं टॉप 10 नेम्स जिस तरह है, एमा है, ओलिविया है, एवा है, आइजाबेला है, सोफिया है, राइट?
तो इस इन नेम्स की बेसिस पे हम क्या करेंगे कि हमने दो दो कैरेक्टर्स के जो है ना वो बाईग्राम्स बनाने हैं, और उनकी बेसिस पे हम नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिडिक्ट करेंगे। ओके। बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल का यही मतलब है, आपको दो कैरेक्टर दिए होंगे और आपने तीसरा कैरेक्टर प्रिडिक्ट करना है। राइट। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरा नाम है आसिफ, बाईग्राम इसका इस तरह बनेगा AZZI और IB। हमारा मॉडल क्या करेगा, अगर हम इसे AZ दे दें तो वो आगे से I प्रिडिक्ट करे, और अगर ZI उसे दे दें तो वो आगे से B प्रिडिक्ट करे, और अगर उसे IB दे दें तो वो एंड ऑफ लाइन। राइट। एंड ऑफ लाइन, लेट्स सपोज कि वो हमारे पास एक स्पेशल टोकन है E, वो इसको प्रिडिक्ट करे। राइट। ओके। तो इसको करने का सबसे आसान, सबसे पहले तो हम डाटा सेट प्रिपेयर करते हैं कि हमें क्या करना है, दो दो के जो है ना वो सेट्स बनाने हैं। राइट। तो हम छोटे डाटा सेट पे काम करते हैं फॉर नेम एंड नेम। मैं पहले तीन नाम ले रहा हूँ सिर्फ। राइट। और इनको प्रिंट प्रिंट करके देखते हैं कि अभी तक किसी को ये क्लियर ना हो कि हम कर क्या रहे हैं। सर मुझे नहीं होती है। ओके। सो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम हमारे पास एक नेम्स का डाटा सेट है, और नेम्स का डाटा सेट क्या, उसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, एक बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे। राइट। बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल क्या करता है कि आपके पास दो दो कैरेक्टर्स वो लेता है और एक नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिडिक्ट करता है। राइट। तो ये हम करने वाले हैं, हम ये बनाने वाले हैं, यानी कि इस डाटा सेट को यूज़ करके पहले हम उस मॉडल को ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रिडिक्शंस करके देखेंगे कि वो नेम क्या प्रिडिक्ट करता है। सो ये हम करने वाले मतलब हैं। उसको दो नेम्स अच्छा। दिए जाए तो आप वो तीसरा नेम प्रिडिक्ट कर ले तो। नहीं, दो कैरेक्टर दिए जाएं तो तीसरा कैरेक्टर प्रिडिक्ट करे, इस वजह से कैरेक्टर लेवल लैंग्वेज मॉडलिंग कह रहे हैं। वर्ड अच्छा। अच्छा लेवल लैंग्वेज आज मॉडलिंग जो होती है, आप उसे एक दो नेम दें तो वो तीसरा नेम प्रिडिक्ट करे, दैट इज कॉल्ड वर्ड लेवल लैंग्वेज मॉडलिंग। अच्छा आज हम ये स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करेंगे या कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं? स्क्रैच से, यानी ये मॉडल ही इतना बेसिक है कि फ्रेमवर्क इसकी यूज़ करने की ओके। ज़रूर, स्क्रैच से कर, स्क्रैच ही आप समझ लेंगे, यानी ये एक मैट्रिक्स ही ओके। हमने बनानी है, सिंपल। ओके। ओके गाइस। तो सबसे पहले क्या करना है कि अब ये हमारे पास नेम आ गया, हमने डाटा सेट को प्रिपेयर करना है। अच्छा, सबसे आसान तरीका क्या है, यानी कि आपको दो कैरेक्टर दिए हैं और तीसरा कैरेक्टर प्रिडिक्ट करना है, तो क्या सबसे इजी मेथड है, आप काउंट कर लें। राइट। मैं इस पूरे डाटा सेट का जो है ना वो बना लूँ, यानी कि दो दो कैरेक्टर्स की एक डिक्शनरी बना लूँ, और काउंट कर लूँ कि कितनी दफ़ा ई के बाद एम आता है। राइट। एम के बाद ए आता है, ओ के बाद एल आता है। राइट। तो उससे करके देखते हैं। तो बेसिकली ये अभी हम इसे न्यूरल नेटवर्क के थ्रू नहीं कर रहे, हम इसे बेसिक जो लॉजिकल मेथड है उससे कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत क्या है और इस पूरे प्रोसेस को किस जगह पे न्यूरल नेटवर्क ऑटोमेट करेगा। राइट। तो ये एक डिक्शनरी मैंने बना ली है। राइट। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने दो दो का जो है वो बनाना है, आ, यानी कि एलिमेंट्स बनाने हैं। तो लेट्स सपोज कि इधर मैं करेक्टर्स की एक लिस्ट बनाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है एक स्पेशल कैरेक्टर भी हमें डालना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड, ताकि हमें ये पता चल जाए कि नेम एंड हो गए और नेम स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट कैरेक्टर को मैं एस कह देता हूँ, और एंड कैरेक्टर को ई कह देते हैं। राइट। ओके। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि आइट्रेट करना है इस तरह से कि हमारे पास दो दो नेम्स आए। किस तरह करेंगे हम? ओके। तो इसको देखते हैं। तो ये देखें, तो ये मैंने दो दो कैरेक्टर्स के जो है ना ये पेयर्स बना लिए हैं। स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद ई आ रहा है, फिर ई के बाद एम आ रहा है, एम के बाद एम, एम के बाद ए, और ए के बाद ये एंड कैरेक्टर आ गया। राइट। ओके।
तो अब हमने क्या करना है, इसको एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना है। तो इसको मैं की बना देता हूँ। और की किस तरह से बनाएंगे? या ओके गाइस, अब मैंने क्या किया कि ये जो डिक्शनरी थी उसके अंदर इस की को डाल दिया, और इस की के वैल्यू क्या होगी? डिक्ट और डॉट ओके। सो बेसिकली ये देखें तो ये मैंने एक डिक्शनरी बना रही है डाटा सेट की। ये क्या कर रहा है कि दो दो कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं और उसकी काउंट कर रहा है कि कितनी दफ़ा आया। तो ए लास्ट कैरेक्टर हो सकता है किसी भी नेम का, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि वो सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, तो इस वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी कि ए लास्ट कैरेक्टर हो, राइट। और इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है। नेम्स को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, पहले 5 नेम्स पे करके देखते हैं। तो ये देखें, ए जो है लास्ट कैरेक्टर हो वो ज़्यादा टाइम्स आ रहा है। उसके बाद आई फॉलोड बाय ए, आई के बाद ए आए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और या इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है। ओके, किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? ओके, अब सर हमने ये इसे क्या क्वेश्चन करना है, जरा सॉर्ट। रिवाइज करें। जी, सॉरी। सर ये डिक्ट वाला फंक्शन थोड़ा। आपकी आवाज़ काट रही है, आप चैट के अंदर मैसेज टाइप करते हैं अगर आवाज़ नहीं सही होती तो। मुझे जो समझ आई थी वो ये कह रहे थे ये डिक्ट वाला मेथड जो है रिवाइज कर दे। तो इस मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, और उसके स्टार्ट और एंड पे स्पेशल टोकन डाल रहा हूँ। स्टार्ट पे स्टार्ट का टोकन डाल रहा हूँ, एंड पे एंड का टोकन डाल रहा हूँ। और उसको दो दो कैरेक्टर्स कर करके जो है ना मैं वो कर रहा हूँ, एक डाटा सेट बना रहा हूँ जिसके अंदर की जो है वो हमारे पास दो कैरेक्टर्स का पेयर है, और सामने उसकी जो वैल्यू है डैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैरेक्टर। और अभी जिस तरह हमने देखा है, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं कि क्या चांसेस हैं कि आ, अगर आपको ए दिया हो तो उससे नेक्स्ट कैरेक्टर आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे। तो हमारे डाटा सेट ने बताया है ए लास्ट कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा हाईली लाइकली है, राइट। तो इस वजह से जब भी ये आएगा तो हम हमेशा एंड टोकन प्रेडिक्ट करेंगे, राइट। सो ये एक इनसाइट है, क्योंकि हमारे पास 32,000 नेम्स है तो हमारे पास और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, इमर्सिव प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आएंगी। ओके, अच्छा, अब इस डिक्शनरी को जो है हमने सॉर्ट करना है फ्रीक्वेंसी की बेसिस के ऊपर, ताकि हम देख लें कि जो मोस्ट ज़्यादा ज़्यादा फ्रीक्वेंट पेयर्स कौन से हैं, राइट। तो सॉर्ट किस तरह से करेंगे? सॉर्टेड मेथड आप यूज़ कर सकते हैं डिक डॉट आइटम्स के ऊपर, और इसके अंदर की आप क्या देंगे? लैम्डा की क्यू। अच्छा, इधर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। डिक्ट डॉट आइटम क्या करेगा कि आपके पास पूरी डिक्शनरी जो है उसके अंदर से की वैल्यू पेयर का एक एक टपल निकालेगा, और उस टपल को जो है लेमडा के अंदर देगा। यानी कि ये जो आइटम आ रहा है लेमडा के अंदर, ये इसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे। एक फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि की होगी, और सेकंड एलिमेंट होगा जो कि फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। तो हमने क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इसे सॉर्ट करना है। तो इस वजह से आइटम डॉट वन हम कह देंगे। ओके, या एक और चीज़ कि ये जो सॉर्ट है ये एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसको मैं रिजल्ट कह देता हूँ। और आप इस वैल्यू को अगर देखें तो ये बेसिकली आपके पास लिस्ट ऑफ टपल्स होगा, डिक्शनरी नहीं होगी। ओके, देखने में एरर लग रहा है। ऑब्जेक्ट आइटम हैज़ नो एट्रीब्यूट आइटम, आइटम्स होता है, राइट। ओके, अब ये देखें तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ टपल्स है, और ये सॉर्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 5 सबसे ऊपर है, 2 से ऊपर है, बाकी सारे 1 है, राइट।
तो इस वजह से आपको एक स्टैंडर्ड फॉर लूप लगा के जो है वापस डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिक्शनरी को वापस मैं क्लियर कर देता हूँ और आइटम इन रिजल्ट, और डिक्शनरी की जो होगी ये आइटम का 0 बन जाएगा और डिक्शनरी की वैल्यू आइटम का 1 बन जाएगा। और अब इसको वापस देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो अब आप देख लें कि ये आपके पास डिक्शनरी बन गया और सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर बन गई है, राइट। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? सर ये फ्रीक्वेंसी वाला समझ नहीं आया, फ्रीक्वेंसी और जो कीज का की है। इसमें क्या नहीं समझ आया? सर फ्रीक्वेंसी वो जो हम पेयर्स टू टू के बनाएंगे और फिर उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो की नहीं समझ आएगी, आइडेंटिफाई किस तरह कर रहे हैं, की कौन सी है इसमें हमारी? की कौन सी? की बेसिकली हम दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स ले रहे हैं स्लाइडिंग विंडो का, आपको पता है, यानी ई एम, जी पता है। ये दो कैरेक्टर ले लिए हैं, फिर एम एम ये दो कैरेक्टर ले लिए हैं, फिर एम ए ये दो कैरेक्टर ले लिए हैं, और ए के बाद एंड है, राइट। इस वजह से एंड टोकन हमने खुद से डाला हुआ है, ए के बाद एंड ये वो ले लिया है। तो इस वजह से जब इसे हम देखेंगे तो ये देखें ए एंड हो रहा है, डेट इज 5 ऑफ द टाइम, हर नेम शुरू के 5 नेम्स के अंदर एंडिंग करेक्टर ए है, राइट। तो ये आप इधर देखें तो ये देख सकते हैं ए ए ए, यानी पहले 5 नेम्स के अंदर एंडिंग करेक्टर ए है, राइट। तो इस वजह से ए के बाद एंडिंग टोकन आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। ये समझ आ गया अब आपको? जी जी। ओके। अच्छा, इसको एक बेहतर तरीका भी है करने का जो अभी अभी मेरे जहन में आया, वो ये है कि अ, आप बता सकते हैं लाइक डिक्शनरी से बेहतर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है इस केस के अंदर, लाइक हमें डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए या कोई और डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए? सर शायद हैश मैप यूज कर सके अगर वो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं तो। डिक्शनरी और हैश में बात एक ही है। अच्छा। ओके, तो बेहतर डाटा स्ट्रक्चर इस केस में जो है वो ये है कि आप 2 डायमेंशनल अरे यूज़ करें, राइट। तो 2 डायमेंशनल अरे का मतलब क्या है, इसको इधर ही रहने देते हैं, हाँ, और इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास हम स्टार्ट और एंड टोकन एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज डॉट यूज़ करते हैं, ये नहीं यूज़ करते। ओके, अब हमने क्या किया है कि एक सोर्स डॉट जीरोस का एक हम टेंसर बनाते हैं, राइट। और इसके अंदर हमारे पास टोटल 27 क्रॉस 27 कैरेक्टर्स हैं, राइट। ओके, अब हमने क्या किया है कि इस पूरी लिस्ट के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, और हमारे पास एक्स जो है, ओके, अब हमारे पास ये जो नेम्स की लिस्ट है ना, इसके सबसे पहले हमें पॉसिबल कैरेक्टर्स निकालने पड़ेंगे कि इसके अंदर कितने पॉसिबल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ताकि हम उनका इंडेक्स लेके इस लिस्ट के अंदर डाल सकें, राइट। तो सबसे स्मार्ट तरीन तरीका मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये है कि अ, ये जो नेम्स हैं इनको ज्वाइन कर दें, एक बड़ी स्ट्रिंग बना दें, ज्वाइन। ओके, और स्ट्रिंग बनाने के बाद उसको सेट के अंदर कन्वर्ट करें, और सेट को कन्वर्ट करने के बाद लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करें, और लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर स्टार्टिंग टोकन ए को कंकैटिनेट कर दें, और ये हमारे पास लेटर्स की एक अरे आ गई। लेट्स सी। ओके, अच्छा, इसको सॉर्ट भी करना है। इसको सॉर्ट कर दें। सॉर्ट करने के बाद हमें क्या उससे ज़रूरत पड़ेगी लिस्ट में कन्वर्ट करने की? आई डोंट थिंक सो। ओके, ओके गाइज, ये देखें तो हमने ये एक लिस्ट बना ली है करेक्टर्स की, जिसके ऊपर सबसे पहला करेक्टर 0 करेक्टर डॉट है, और फिर वो ए से जेड तक जा रहे हैं, राइट। अब इस लेटर्स की हम अरे को यूज़ करेंगे उसके इंडेक्स को लेने के लिए। अब ये करेक्टर हमारे पास आ गया है, तो हम लेटर्स की अरे के अंदर इसका इंडेक्स फाइंड करते हैं, करेक्टर्स ऑफ i-1, और इसी तरह से
कैरेक्टर ऑफ वाई फाइंड करते हैं और यस यू आके। सो बेसिकली हमने क्या किया अब तक। ओके, तो ये हमने एक जीरोस का पूरा बनाया था। इसकी डाटा टाइप हम डी टाइप इंटीजर, लेट्स सी। ओके, तो यस ये देखें, ये डाटा सेट रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर बना है। ओके, इसकी शेप देख लेते हैं ये क्या है। 27 क्रॉस 27, राइट। तो इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने वही वाली नेम्स की अरे लिए, उसके अंदर स्टार्टिंग और एंड के ऊपर डॉट डाल दिया ताकि मुझे स्टार्ट और एंड का पता चल जाए। और उसके बाद मैं उसी तरह से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और वर्टिकल एक्सेस के ऊपर भी और हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर भी मेरे पास ये वाली अरे है लेटर्स के, राइट। यानी कि ये मेरे पास उसके, फॉर एग्जांपल इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर भी ये पूरी अरे मेरे पास पड़ी हुई है, राइट। तो मैंने ये ले ली है, और अब मैंने उसका क्या किया, डाटा सेट बना लिया है। और अब मेरे पास वो, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें, ओके, इसको आप देखें तो आपको ये देखें, ये इसका ये जो है ये नज़र आ रहा है 5, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो है, डेट इज के इसका इंडेक्स ए है और ये जीरोथ कॉलम में है। तो ए फॉलोड बाय डॉट, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है कि वो 5 है, राइट। इसी तरह से पूरे डाटा सेट के ऊपर कंप्यूट करते हैं कि हमारे पास पूरे डाटा सेट के ऊपर ये जो एन एरे है इसके अंदर कितने, ये पूरी किस तरह से बनेगी। लेट्स सी। ओके, तो ये देखें, ये पूरे डाटा सेट के ऊपर हमने कंप्यूट किया है, तो हमें पता चल गया है कि किस तरह से वो हो रहा है। डॉट फॉलोड बाय डॉट, उसकी वो कितनी दफ़ा आया है, 0 टाइम्स आया है। डॉट फॉलोड बाय ए, वो कितनी दफ़ा आया है, 4410 टाइम्स आया है, राइट। डॉट फॉलोड बाय ए, वो 1306 टाइम आया, राइट। इसी तरह से अ, ये मैट्रिक्स बन रही है, राइट। इस मैट्रिक्स का आइडिया हो गया आप लोगों को। अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर इसको प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। प्रोबेबिलिटी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि अब आपके पास लेट सपोज के जीरो रो जो है उसको निकालते हैं। तो आप ये देखें, जीरो रो के अंदर 27 वैल्यूज हैं, राइट। अगर आपके पास स्टार्टिंग कैरेक्टर डॉट है, तो इस पूरी अरे को देखते हुए आपके पास 27 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि आ सकती हैं इस डॉट के बाद, राइट। अब इसमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रोबेबल है, लाइक उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। और प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करेंगे, ये इन सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे और सम करने के बाद डिवाइड कर देंगे उस सम से, राइट। प्रोबेबिलिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आउटकम लाइकली आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। ओके, लाइकली आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कि अगर 4410 को डिवाइड कर दें टोटल पॉसिबल आउटकम जो हैं, यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनके सम से, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 4000, ये जो ए करेक्टर है ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो लेट्स सी कि अगर एन को डिवाइड कर दें एन जीरो के सम के साथ,
तो आपके पास एक नया वेक्टर के आ जाता है। लेट्स सपोज के आ जाता है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गया बेसिकली। एक एक तरीका ये चेक करने के लिए कि क्या ये सही प्रोबेबिलिटी है या नहीं, तो आप क्या करें, इस पूरे वेक्टर को सम कर दें। सम करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, राइट। तो वो 1 आ रही है एग्जैक्टली, राइट। तो इसी तरह से हमने क्या करना है कि पूरे वेक्टर के अंदर से इस पूरे n वेक्टर को कन्वर्ट करना है प्रोबेबिलिटीज के अंदर, राइट। वो किस तरह से हमने करना है, उसके लिए सम करना पड़ेगा। हर रो को, हर रो का जो सम होगा ना उसको डिवाइड करेंगे हर वैल्यू से, राइट। अगर n का आप देखें, n वेक्टर को, तो आपके पास 27 रोज हैं और 27 कॉलम है। तो आप हर रो को के सम को डिवाइड करेंगे आ, इस इंडिविजुअल वैल्यू से। यानी कि इस पूरी रो का जो सम है उसको डिवाइड करेंगे हर एक वैल्यू से। सिमिलरली ये जो सेकंड रो है, इस पूरी रो का जो सम है उसको आप डिवाइड करेंगे इस पूरी रो की वैल्यूज के साथ। तो आपके पास क्या होता जाएगा, एक वेक्टर बनता जाएगा, राइट। इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्ट इन मेथड्स आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और वो किस तरह बेहतर है वो देखते हैं। ਉਹ ਸਸਤੇ ਚ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ओके ओके। तो बेसिकली जो बिल्ट इन मेथड है, फॉर एग्जांपल सम का, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि सम किस तरह से सम करता है। अगर सिंपल एन के ऊपर सम का मैं मेथड कॉल करूं तो आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर आएगा। तो ये क्या करेगा, सारी वैल्यूज का सम करके एक नंबर आपको दे देगा, राइट। यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सारी एलिमेंट्स की, टू टू कैरेक्टर्स की, उस सारों को सम किया और एक वैल्यू उसने रिटर्न कर दी। सम आगे यानी कुछ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है, जिस तरह एक्सेस एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। एक्सेस का मतलब क्या है कि किस एक्सेस के अकॉर्डिंग सम करना है। अगर मैं इसे 0 दूंगा तो ये क्या करेगा, सारे कॉलम्स को सम करेगा और मुझे एक दे देगा उसका आंसर, राइट। अब ये देखें तो ये इसने क्या किया, 27 इधर वैल्यूज हैं और इधर इंडिविजुअल वैल्यू है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उनका सम, राइट। इसी तरह से अगर मैं 1 करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे हर रो का सम रिटर्न करेगा, राइट। ओके। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप रो वाइज सम कर रहे हैं ना, तो आपके पास 27 रोज हैं। तो ये लेकिन उनको कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिंगल वेक्टर के अंदर। तो एक और इसके अंदर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है जिसे कीप डेम कहते हैं, राइट। आप देख रहे हैं कि डायमेंशन इसने स्क्वीज करके जो है ना एक सिंगल हॉरिजॉन्टल वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमें वो एज अ कॉलम चाहिए। तो ये देखें आप कि मैंने कीप डेम ट्रू किया तो हर रो का जो सम है वो इसने कंप्यूट किया है और उसके डायमेंशन को चेंज नहीं किया, और उसी तरह से 27 डायमेंशनल वेक्टर हमें दे रहा है। ओके। हाँ, अब हमने क्या करना है, ये जब सम हमने कंप्यूट कर लिया है और ओरिजिनल जो वैल्यूज हैं उनसे इस वेक्टर को डिवाइड करेंगे, तो ये क्या करेगा, हर रो को इस सम से डिवाइड कर देगा, जो कि हमारी डिजायर्ड हम चाहते थे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो वेक्टर नहीं है, 2 डायमेंशनल वेक्टर जो है आपके पास एन, इसकी डाटा टाइप आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि इसकी डाटा टाइप हमने इंटीजर रखी है इंट 64, लेकिन इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है ताकि आपके पास आंसर फ्लोट में आए, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में होती हैं। तो लेट्स सी। ओके। तो ये जो पी वेक्टर है ये अब हमने कंप्यूट कर लिया, और ये देखें तो ये आपके पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। ओके। अब ये चेक करना है कि क्या ये सही आई हैं या नहीं। तो उसके लिए चेक हमने किया था कि हर रो का जो सम है ना प्रोबेबिलिटीज का, वो आपके पास एग्जैक्टली 1 आना चाहिए। तो देखें 0 रो का आ रहा है, 5th रो का, हर रो का आपके पास सम 1 आना चाहिए, 7th रो का, या इसी तरह से 24th रो का, या ओके। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि हमने प्रोबेबिलिटी का वेक्टर कंप्यूट किस तरह किया है।
ओके, किसी को समझ आ रही है कुछ? जी जी समझ आ रहा है, काफी बेसिक से चल रहा है। ओके, तो अभी जिस तरह से हमने सम कंप्यूट कर लिया है और प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ गई हैं, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक चीज़ हमने देखनी है, एक मेथड होता है पाइटॉर्च के अंदर जिसे टॉर्च डॉट मल्टीनोमियल कहते हैं। किसी को पता है ये मेथड करता क्या है? मल्टीनोमियल, अच्छा, ये जो हमने ये वेक्टर बनाया है ना, पी वेक्टर, आप समझेंगे इधर तक हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमने बायोग्राम मॉडल जो बनाना था वो हमने बना लिया, उसकी ट्रेनिंग हो गई है, उसके रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। अब हम उसके ऊपर प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि ये क्या नेम प्रिडिक्ट करता है। लेट्स सी, राइट। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क जो बनता है उसकी आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या आता है? आउटपुट के अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटीज आती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप प्रिडिक्शंस करते हैं, राइट। ट्रेनिंग के अंदर आप क्या करते हैं? ये पी वेक्टर जो हमने इधर कंप्यूट किया है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो हम ये जो बायोग्राम बना रहे हैं, इसके अंदर पहला मेथड तो हमने डायरेक्ट काउंट करके प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर ली हैं। इससे अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि न्यूरल नेटवर्क हम ऐसा बनाएंगे जो इस पी वेक्टर को प्रिडिक्ट करे, जो पी वेक्टर बनाए, राइट। ये समझ आ गया आपको, लाइक क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? यानी कि मशीन लर्निंग किस तरह से यूज़ में आएगी इधर। ओके, किसी और को समझ आया लाइक ये पी वेक्टर किस तरह से यानी कि बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल बनना है? जी जी काफी हद तक क्लियर है जी। ओके, अच्छा, टॉर्च डॉट मल्टीनोमियल का किसी को पता हो कि ये क्या करता है? टॉर्च डॉट मल्टीनोमियल क्या करता है कि आप इसे एक प्रोबेबिलिटीज का वेक्टर देते हैं और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक अरे बना के देता है ऐसी जिसकी प्रोबेबिलिटी उस वेक्टर के अकॉर्डिंग हो। लेट्स सी कि वो किस तरह से काम करता है। वी हैव अ recap। ओके, सो फार हमने क्या किया है कि हमारे पास एक नेम्स की लिस्ट थी, हमारे पास 32,000 नेम्स की एक लिस्ट थी। हम हमारा टारगेट क्या है कि हम बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं। बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल का क्या मतलब है कि हम उसे दो कैरेक्टर्स देंगे और वो तीसरा कैरेक्टर प्रिडिक्ट करेगा, राइट। तो उसके डाटा सेट को बनाने के लिए क्या किया हमने कि हमने दो दो कैरेक्टर्स के जो है ना काउंट कर लिए, दो दो कैरेक्टर्स को काउंट कर लिए पूरे नेम्स के डाटा सेट में से, राइट। जिस तरह एमा नेम में से ई एम एक कैरेक्टर बन गया, ये दो कैरेक्टर्स का एक वो डाटा पॉइंट बन गया, एम एम का एक और बन गया, एम ए का जो है वो एक और डाटा पॉइंट बन गया। इन सारों को हमने काउंट कर लिया, काउंट करके हमने इन्हें स्टोर कर लिए एन लिस्ट के अंदर, एन टू डायमेंशनल अरे के अंदर, राइट। और फिर उस अरे को नॉर्मलाइज करके हमने क्या किया? प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर लिए, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं? इन प्रोबेबिलिटीज के ऊपर हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा मॉडल जो है क्या प्रिडिक्ट करेगा, राइट। और अगले स्टेप के अंदर अगर हमें टाइम मिला तो हम ये जो पी हमने बनाया है ना इधर, यानी खुद से कैलकुलेट करके कंप्यूट करके काउंट करके जो भी बनाया है, पी जो अरे बनाई है हमने टू डायमेंशनल, उसको हम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू यानी कि ट्रेन करके प्रिडिक्ट करेंगे, राइट, अगर टाइम मिला तो। ओके, टॉर्च डॉट मल्टीनोमियल क्या करता है? हम बात इस पे कर रहे थे। टॉर्च डॉट मल्टीनोमियल क्या करता है कि आप उसे एक प्रोबेबिलिटीज की लिस्ट देते हैं और वो उसके ऊपर जो है एक वो प्रिडिक्ट करके देता है आपको, एक वेक्टर बना के देता है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक एन है और मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ, रैंड इंट, जो कि 2 से लेके 20 तक हैं, और ये हमारे पास कितने हैं? ऐसे लेट्स सपोज के 3 नंबर हैं ऐसे, ऐसे लेट्स सपोज के 2 से 5 तक ये नंबर्स हैं, और ऐसे हमारे पास 10 नंबर्स हैं। और लेट्स सी कि ये क्या जनरेट करता है। ओके,
तो ये देखें, तो 2 से 4 तक इसने कुछ नंबर जनरेट किए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको काउंट करना है ताकि इसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकें। तो काउंट के लिए आपके पास एक मेथड होता है टॉर्च के अंदर, यानी कि आपने सबसे पहले उसके अंदर यूनिक निकालने हैं, टॉर्च डॉट यूनिक, और इसको हम देंगे, और ये एक और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट रहता है रिटर्न काउंट्स, रिटर्न काउंट्स को ट्रू कर देना। तो यूनिक और काउंट को प्रिडिक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यूनिक 234 है और उनका काउंट 235 है, राइट। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि P1 इससे मैं कह रहा हूँ, तो हम क्या, काउंट के वेक्टर को हम डिवाइड करेंगे, इसको फ्लोट में टाइप कास्ट करने के बाद सम करेंगे, इस सारी वैल्यूज का सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। 0.2, 0.3 और 0.5, राइट। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.2 है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 0.5 है। 4 हाफ ऑफ द टाइम्स आ रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये वेक्टर इसे मैं दे रहा हूँ और इससे मैं कह रहा हूँ कि इस वेक्टर की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हुए मुझे एक और वेक्टर जनरेट करके दो जिसके अंदर लेट्स सपोज 5 वैल्यूज हों, राइट। और रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट लेता है कि यानी कि आप एक वैल्यू इस वेक्टर में से जनरेट करें तो प्रोबेबिलिटी बाकी वैल्यू को जनरेट करने की क्या सेम होनी चाहिए या नहीं। तो इस वजह से रिप्लेसमेंट का एक फैक्टर देना है। और कुछ देना है? अच्छा, एक चीज़ और ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है जनरेटर इक्वल टू जी। जनरेटर के ऊपर थोड़ी देर में बात करते हैं, फिलहाल इसको देखते हैं। तो लेट्स सी, तो इसने देखें ये वाला एक वेक्टर जनरेट किया 0 1 0 0 2। इस वेक्टर की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली सेम है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, राइट। एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगी क्योंकि सैंपल्स आपके पास काफ़ी छोटे हैं। तो लेट्स सी कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये हमने क्या किया, उस वेक्टर को सबसे पहले ये जो टेंसर इसने जनरेट किया, लेट्स सपोज K1 इसको कह देते हैं। ये जो वेक्टर इसने जनरेट किया है, इस वेक्टर की काउंट करते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P2 कंप्यूट करते हैं। वो किस तरह कंप्यूट करेंगे, फ्लोट्स को काउंट करने के बाद इस काउंट के सम को से डिवाइड कर देना और P2 हमने जनरेट कर देना। लेट्स सी, तो आप देखें कि डिजायर्ड हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0.2, 0.3 और 0.5 होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास 0.2, 0.2, 0.6 आ रहा है। अगर हम नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा जनरेट करें, लेट्स सपोज K1, तो ये प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट के ऊपर 100 जनरेट करते हैं, तो ये क्या करेगी कि उस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेगी, राइट। तो ये देखें 0.22, 0.35 और 0.43 आ गई है। 100,000 जनरेट करते हैं तो ये देखें 0.19 वेरी क्लोज टू 0.2, 0.30 वेरी क्लोज टू 0.30 एंड 0.49 वेरी क्लोज टू दिस, राइट। अब आपको समझ आ गया टॉर्च डॉट मल्टीनोमियल करता क्या है, राइट। लेट्स सी के अब जो हमने अपना इधर बनाया हुआ था ये वाला वेक्टर P, इसकी बेसिस पे हमने क्या करना है, ओके। अब इस टॉर्च डॉट मल्टीनोमियल को हमने यूज करके इसकी बेसिस के ऊपर हमने एक सैंपल जनरेट करना है, ओके। वो किस तरह से हम करेंगे, वाइल ट्रू। तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करेगा टॉर्च डॉट मल्टीनोमियल, राइट, ओके। तो स्टार्टिंग कैरेक्टर हम उसे खुद दे देते हैं। स्टार्टिंग कैरेक्टर आपके पास डॉट है, राइट। तो डॉट का सबसे पहले इंडेक्स लेना, लेटर्स डॉट इंडेक्स ऑफ S,
तो ये इंडेक्स आपके पास आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी का जो वेक्टर है इस इंडेक्स के ऊपर जाके इस पूरे प्रोबेबिलिटी के वेक्टर को उठाओ और इसमें से एक सैंपल जनरेट करो, एक सैंपल जनरेट करो क्योंकि ये बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल है, और रिप्लेसमेंट इक्वल टू ट्रू कर दूं। और ये जो एक सैंपल इसने जनरेट किया है ये एक नंबर होगा, राइट? नंबर होगा, लेकिन ये टेंसर की फॉर्म में होगा, इस वजह से डॉट आइटम हम कर रहे हैं ताकि वो नंबर एज अ वैल्यू हमें मिले। ओके, अब ये जो नंबर जनरेट हुआ है उसको अपेंड कर देंगे हम, ये जो नेम हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे रिजल्ट मैं कह रहा हूँ, और रिजल्ट के अंदर अपेंड कर देंगे, आई थिंक इनकैटिनेट होता है। ये जो नंबर प्रिडिक्ट हुआ है लेटर्स ऑफ एन, ओके, अगर तो नंबर हमारे पास इक्वल आ गया है, एन इक्वल टू ज़ीरो उसने प्रिडिक्ट किया है, तो हम उसे ब्रेक कर देंगे। तो लेट्स सी के प्रिडिक्ट क्या करते हैं। ओह, आई थिंक ये इनफाइनाइट लूप में तो नहीं चला गया। आई थिंक ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, तो इसे कंट्रोल सी करते हैं। लेट्स सी, यानी कि ये कभी भी ज़ीरो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। ओके, प्रोबेबिलिटी का पूरा वेक्टर, एनीवेज इसके साथ आई थिंक इनफाइनाइट लूप में क्यों जा रहा है। लेट्स सी, इधर एक कोड लिखा है, इसे देखते हैं कि इधर मैंने क्या किया था। ओके, समझ आ गई। अच्छा, इसमें ये इनफाइनाइट लूप में इस वजह से जा रहा है क्योंकि हर बार हम जो है उसे ज़ीरो ही दे रहे हैं, और वो हर बार वो सेम करेक्टर ही प्रिडिक्ट कर रहा है, बिकॉज के इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, राइट? तो इस वजह से उसे जो वो नंबर प्रिडिक्ट करे अगली दफ़ा उसे वही एग्जैक्ट नंबर हमें देना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स सी के उसे स्टार्टिंग वैल्यू इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है हम ज़ीरो दे देते हैं। ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स ज़ीरो दिया उसने, प्रिडिक्ट किया है। लेट्स सी के ये क्या प्रिडिक्ट करता है। यस, तो ये देखें इसने एक नेम प्रिडिक्ट किया है, रियो। दोबारा से इसे यूज़ करते हैं, तो क्या है दोबारा, ये देखें एक और नेम प्रिडिक्ट किया, TRGTE। ओके, एक और नेम प्रिडिक्ट किया है, मैडिमोआ, जो भी है। ओके, जाहा, ये देखें एक नेम प्रिडिक्ट किया इसने। अभी तक आपको आइडिया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं? एनीवन गाइस? यस सर। क्या आइडिया हुआ? तो जो पहले से हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी उसको लेके एक सैंपल उसको देने और फिर टॉर्च और मल्टीनोमियल के थ्रू नए प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। यस, तो ये अभी तक का था। अब इससे अगला स्टेप ये है कि अब देखें प्रिडिक्शन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला टू डायमेंशनल ये जो वेक्टर है ये चाहिए, राइट? पी। तो अब हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होगा उससे हमने इस तरह से बनाना है कि वो ये पी वेक्टर जो है ये जनरेट कर दे हमें, राइट? इन द फेवर ऑफ टाइम मैं आपको वो कोड दिखाता हूँ जिसके अंदर ऑलरेडी ये मैंने बनाया हुआ है। इसे स्क्रैच से अभी टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आई थिंक टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो
आपको मैं दिखा देता हूँ और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे टेस्ट कर लेता है, राइट। तो ये देखें। ओके, न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको डाटा सेट को डिवाइड करना है दो हिस्सों के अंदर। दो हिस्सों में इस वजह से कि आपको एक ट्रेनिंग डाटा सेट चाहिए और एक टेस्टिंग डाटा सेट चाहिए। तो उस केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स एस और वाई एस जो है ना, ये एक्स एस आपके पास न्यूरल नेटवर्क की इनपुट है और वाई एस आपके पास आउटपुट है। यानी कि इधर देखें तो एक्स क्या चीज़ है कि आपके पास एक करेक्टर लिया, उससे जो अगला करेक्टर है डेट इज द आउटपुट, राइट। और उसको टॉर्च के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि टेंसर फ्लो के टेंसर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये सारा कोड है सिंपल न्यूरल नेटवर्क का। ये न्यूरल नेटवर्क क्या कर रहा है कि आपके पास सिंपल एक वेट मैट्रिक्स है। वो क्या, वेट मैट्रिक्स आपके पास 27 × 27 की है। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास ये जो एक्स की इनपुट आती है, इसको वन हॉट एनकोडिंग करके आप क्या करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उस वेट मैट्रिक्स के साथ, और फिर उसके ऊपर जो है लॉस कैलकुलेट करते हैं, और लॉस कैलकुलेट करने के बाद बैकवर्ड करते हैं और वेट की मैट्रिक्स को अपडेट करते हैं, राइट। इंतहाई सिंपल न्यूरल नेटवर्क। किसी को अभी तक यहाँ पे ना समझ आई हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, वन हॉट एनकोडिंग का किसी को पता है वन हॉट एनकोडिंग क्या चीज़ होती है? आई थिंक जो क्वालिटीज होती हैं डेटा के अंदर लेबलिंग के लिए, उसको हम इसमें नंबर्स में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे इधर तो 0 ऑलरेडी 1 2 नंबर्स दे हैं आपके पास, देते तो हैं। उसमें वन हॉट एनकोडिंग की ज़रूरत क्या है? ओके, अच्छा, मैंने एक्चुअली अभी अभी ज्वाइन किया है इसी में। मुझे, मैंने डाटा नहीं देखा अभी, आपका डाटा नहीं देखा। ओके, तो बेसिकली इधर सारे हमारे वेक्टर पास सर, डाटा जी, सारे एक ही फॉर्मेट में आ जाए, वन हॉट कोडिंग का मतलब यही होता है सर। बेसिकली आपके पास ये जो न्यूरल नेटवर्क होता है ना, न्यूरल नेटवर्क, लेट्स सी, न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास देखें इनपुट के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, राइट। इनपुट लेयर के अंदर फर्ज करें कि आप इनपुट खाली इस पहले न्यूरॉन को देना चाहते हैं, बाकी सारे न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट रहे, तो आप क्या करते हैं कि बाकी सारे जो वेक्टर आप इनपुट देते हैं उसके अंदर बाकी सारी वैल्यू जीरो कर देते हैं और खाली इस वेक्टर की वैल्यू वन करते हैं, राइट। तो इसे वन हॉट एनकोडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर अगर आप वन हॉट करें, तो आपके पास अगर वैल्यू 10 है और आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस 27 है, तो ये वन हॉट वेक्टर यहाँ पे जो कंप्यूट होगा, आप देखेंगे कि 10th इंडेक्स के ऊपर जो है वो क्या है, इनपुट मस्ट बी अ टेंसर। तो 10th इंडेक्स के ऊपर वो क्या है कि सिर्फ वो वन होगा, बाकी सारी जगह पे वो टेंसर जो होगा वो ज़ीरो होगा। ओके, ये क्या, वन हॉट इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडेक्स टेंसर। एनीवेज, ओके, बेसिकली टेंसर विद स्मॉल टी और कैपिटल टी के अंदर थोड़ा फर्क होता है, अ, इस वजह से ये एरर दे रहा था। लेकिन आपने जिस तरह से देखा है कि अब इसने क्या किया, 27 लेंथ का एक टेंसर इसने जनरेट किया है, और उसके ऊपर सिर्फ 10th इंडेक्स के ऊपर वन है, बाकी सारे इंडेक्सेस के ऊपर ज़ीरो है, राइट। अब इसी तरह से अगर मैं एक वेट मैट्रिक्स जनरेट करूं रैंडम नंबर्स की, टॉर्च डॉट रैंड एन, और इसकी डायमेंशंस 27 × 27 हो, ओके। अब इस टेंसर को मल्टीप्लाई करना है इस ये जो वेट मैट्रिक्स आई है इसके साथ। लेट सपोज इसे एक्स एन किया, एक्स एन का मतलब है एक्स इंक्रिप्टेड, राइट।
तो हमने क्या कर दिया कि इसका डॉट प्रोडक्ट लें अगर इस मैट्रिक्स के साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वन हॉट एनकोडेड इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स के साथ, राइट। एरर दिया, ओके। टी टाइप, ओके। एक्चुअली ये कह रहा है कि ये जो आपके पास वन हॉट आया है इसकी डी टाइप फ्लोट नहीं है। ओके, वन, आई थिंक, या। तो ये देखें तो इसने क्या किया है कि उसका प्रोडक्ट लेने के बाद इसने कुछ ना कुछ आपके पास क्या जनरेट कर दी हैं, कुछ वैल्यूज जनरेट कर दी हैं, राइट। ये उसका डॉट प्रोडक्ट हो गया है। अब डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपने इसे क्या करना है, नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज करने के लिए इन द फेवर ऑफ टाइम आप इधर देख लें, इसको लॉजिट्स कहते हैं, राइट। ये जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आता है ना, यानी वेट्स का विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई जब उसे करते हैं वन हॉटेड इनपुट के साथ, तो आपके पास लॉजिट्स आ जाते हैं। लॉजिट्स का एक्सपोनेंट लें और उसको डिवाइड कर दें और उसको नॉर्मलाइज कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पी वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों स्टेप जो होते हैं डेट इज कॉल्ड सिग्मॉइड। यानी कि आप, मैं सिंपल अगर टॉर्च डॉट सिग्मॉइड ले लूँ, अगर कोई फंक्शन ऐसा है लॉजिट्स का, तो वो मेरे पास एग्जैक्टली इक्वल आएगा पी के, ये जो उधर मैंने कंप्यूट किया हुआ है, राइट। सो लेकिन इसको ज़्यादा ब्रेक डाउन करके ताकि ये ज़्यादा इंटुइटिव हो, इस वजह से मैंने इस तरह की है। तो एन आ गया, और एन को जब आप करेंगे तो ये देखें तो यहाँ से आगे जो स्टेप है, लाइक एन और पी, ये एग्जैक्टली इक्वल है जो कि हमने काउंट्स के तरीके से किया था, राइट। काउंट में भी हमने क्या किया था, उसको नॉर्मलाइज करके उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी। इसी वजह से काउंट्स निकालने के लिए हमने इधर न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया। न्यूरल नेटवर्क क्या कर रहा है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर रहा है। न्यूरल नेटवर्क तो नहीं, खाली ये एक लेयर है, ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वन हॉटेड इनपुट के साथ। लॉस किस तरह से कंप्यूट किया, लॉस बेसिकली नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड लॉस है। यानी कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज आई हैं, इंसानों का प्रोडक्ट लें और उसके बाद उसका लॉग ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग लाइक्लीहुड, राइट। यानी कि अगर इधर से मैं आपको देख के बताऊं, ओके, ये जो वेक्टर पी आ रहा है, इस वेक्टर के अंदर ये वाली जो, लेट सपोज कि ये जो प्रोबेबिलिटीज की लिस्ट है, इसको आपस में अगर मैं सारे को मल्टीप्लाई करूं, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, राइट, बहुत ही छोटा, 0.00 समथिंग। उसको कहते हैं लाइक्लीहुड, राइट। उस लाइक्लीहुड का लॉग ले लें तो वो क्या हो जाएगा, लॉग लाइक्लीहुड। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये देखें। आपके पास लाइक्लीहुड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है, और इसमें हमारा गोल होता है कि लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करें, राइट। लेकिन इशू इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 तक होती है, तो लाइक्लीहुड जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट लेते हैं उनका, राइट। लॉग लाइक्लीहुड क्या होता है कि सम ऑफ लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज का लॉग ले लें और उनको सम करें, या फिर आप क्या करें कि जो प्रोडक्ट करके आपके पास लॉग वो आया है आंसर, उसका लॉग ले लें। ये आपको आइडिया होगा कि अगर आपके पास नॉर्मल प्लेन के अंदर प्रोडक्ट हो रहा हो तो लॉगरिथमिक प्लेन के अंदर वो ऐड होती हैं वैल्यूज, राइट। तो सम ले लें उन लॉग प्रोबेबिलिटीज का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस सम को आपने क्या, उसमें हमारा गोल क्या होगा, उसे मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि आपके पास वो वैल्यूज जो आएंगी वो 0 से लेके -इन्फिनिटी तक आएंगी, तो गोल उसमें ये होगा कि उसे मैक्सिमाइज करना है लॉग लाइक्लीहुड को, यानी कि उसे जीरो करना है। तो लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड यूज करते हैं। नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड का मतलब क्या है कि आपने उसे डिक्रीज करना है। नेगेटिव का नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव को डिक्रीज करके वापस जीरो पे लाना होगा आपने। और एक थर्ड स्टेप होता है कि एवरेज ले लें, एवरेज ऑफ नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड। तो इधर जिस तरह से मैंने लॉसेस कंप्यूट किए हैं, यानी कि
ये इधर जो लॉस मैंने कंप्यूट किया ये क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट सबसे पहले कर रहा है, ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसका लॉग ले रहा है, लॉग लेने के बाद उसकी एवरेज ले रहा है और एवरेज के बाद उसका नेगेटिव ले रहा है। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लॉग लाइकलीहुड एवरेज, राइट। तो उसको प्रिंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ग्रेडियंट डॉट बैकवर्ड कर रहे हैं, बैकवर्ड के बाद अपडेट हो रहा है। तो ये 3 स्टेप ग्रेडियंट डिसेंट इधर हो रहा है इन अ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, राइट। सो या जनरेटर का मैं आपको बताने लगा था। जनरेटर बेसिकली क्या करता है कि आपके पास रैंडम नंबर जनरेट करता है एज स्पेसिफिक टू अ सीड, राइट। आप इसे जो सीड देंगे ये वही वाली सीड को यूज करके सेम रैंडम नंबर हर बार जनरेट करेगा। अदरवाइज सीड नहीं देंगे तो ये हर बार अपनी मर्जी के रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ओके, आई होप आपको कुछ आइडिया हुआ हो इस वेबिनार से। और या दैट इज इट। 1 मिनट है हमारे पास, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। सर ये कोड हमें कहीं मिल सकता है, अगर आप शेयर हाँ लिंक वगैरह जी, मैं शेयर। ये शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ओके गाइस। इसके लिए कोई बुक वगैरह आप रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए? आप बुक से ज़्यादा आप रिसर्च पेपर पढ़ा करें, लाइक जो इस डोमेन के अंदर है। तो वो है, फॉर एग्जांपल एक रिसर्च पेपर है बेंजियो एट ऑल, वो बहुत अच्छा है। नहीं, असल में रिसर्च पेपर के लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बुक कब मैंने और पर्सनली कोई बुक नहीं पढ़ी अच्छा कभी, नहीं तो मुझे मैं अच्छा रिकमेंड नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके गाइस, टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है।